सभी पाठकों को सादर नमस्कार। असत्यमेव जयते ये व्यंग रचना मुझे मिली है, जिसमें व्यंग क्या होता है, व्यंग किस पर मार करता है, व्यंग समाज की जटिल बीमारियों का कारगर इलाज है। जहाँ तर्क थक जाते हैं, आंकड़े बेजुबान हो जाते हैं और नेताओं के भाषण जब खोखले लगने लगते हैं, वहाँ व्यंग मुस्कुराता हुआ नजर आता है। असत्यमेव जयते परेश चतुर्वेदी का व्यंग रचना है, जिसमें वो झूठ बोलने के फायदे जब गिनाते हैं, तब आप दंग रह जाएंगे कि हिटलर से लेकर के मोदी तक एक सटीक व्यंग्यात्मक मार होती है। लेकिन वो व्यंग को कहाँ खत्म करते हैं और आगे नहीं बढ़ाते, ये व्यंग की उनकी शैली है, कला है। इसमें 3-4 लेखकों ने भूमिका लिखी है। महेंद्र नेह याद करते हुए लिखते हैं कि हरिशंकर परसाई और शरद जोशी से प्रेरणा लेते हुए लगते हैं। समाज, संस्कृति और राजनीति में प्रवेश कर चुकी मूल्यहीनता, फूहड़ता पर व्यंग है, करारा व्यंग है। साधु से उद्योगपति बने बाबा रामदेव जैसे शख्सियत पर, क्योंकि वे सच नहीं बोलते। शरबत बनाते वक्त विज्ञापन जब वो देते हैं, तो उस विज्ञापन पे भी सांप्रदायिक रंग इस तरह से चढ़ा देते हैं कि जैसे राजनीति हो या धर्म, उद्योग हो या बाबा बने उद्योगपति, किस तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को जनता के सामने परोसने लगे। सांप्रदायिक एजेंडे में राम और हनुमान की छवि का दुरुपयोग जिस तरह से किया जा रहा है, ये व्यंग में देखा जा सकता है। वैसे हम देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। व्यंग क्या है, ये समझने की जरूरत है कि समाज की जटिल बीमारियों का कारगर इलाज व्यंग में दिखाई देता है। सहजता से हंसते हुए, कभी कचोटता है तो कभी चूंटियां लेते हुए नजर आता है। जहाँ तर्क थक जाते हैं, यानी तर्क करते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते, आंकड़े बेजुबान हो जाते हैं, भाषण जब नेताओं के खोखले हो जाते हैं, तब मुस्कुराते हुए सच उजागर होता है व्यंग के रूप में। गाय को लेकर के कितना कुछ लिखा जा रहा है। आए बगाए तो गाय पर आधुनिक निबंध या कोई विषय पवित्र या अपवित्र नहीं होता। बहुत सारे विषय उठाए गए हैं व्यंग के। सत्य असत्यमेव जयते शीर्षक ही अपने आप में एक व्यंग्यात्मकता लिए हुए है। ये व्यंग केवल सत्ता पर नहीं, समाज की विसंगतियों, कुरीतियों, ये व्यंग मीडिया से लेकर के बाजार तक जाते हैं। सोशल मीडिया किस तरह से रंग भरने लगा है, और लोग सोशल मीडिया के नशे में कितने गर्क हो चुके हैं कि 15 सेकंड की रील पर हम ठहर से गए। हमारा मनोरंजन 3 घंटे की फिल्म से संतुष्ट हुआ करता था। लंबे सीरियल देख करके महाकाव्यात्मक उपन्यास पढ़ा करते थे। वो अब सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप सोशल मीडिया, फेसबुक सोशल मीडिया, यूट्यूब के 10-20 मिनट के वीडियो के बजाय अब शॉर्ट से भी आगे बढ़कर के 15 सेकंड पर आकर के ठहर गया है। असत्यमेव जयते उन पाठकों के लिए जो हंसते हैं, या यूं कहें कि जो हंसने से नहीं डरते, जो सच को स्वीकार कर सकते हैं। असत्यमेव जयते की व्यंग एक तरह से लोकतंत्र की सदी हुई आवाज है। व्यंग वो होता है जहां राजा को नंगा कहने का साहस अब नहीं बचा। एक बच्चा जिस तरह से राजा को नंगा कहने का साहस रखता है, उसी तरह से एक व्यंग्यकार विसंगतियों, कुरीतियों पर व्यंग करता है। व्यंग में परेश चतुर्वेदी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर व्यंग करते हैं, लेकिन विकृतियां, समाज की विसंगतियां पर व्यंग करते हुए व्यवस्था का उपहास ही नहीं करते, बल्कि कहा जाता है कि समाज के सुधारवादी रूप की भूमिका में भी आप नजर आते हैं जब आपके व्यंग पड़े जाते हैं। सत्ता किस तरह से झूठ बोलती है, और वो अपनी ही बात कहते हुए परेश चतुर्वेदी कहते हैं कि 2012 में सत्ता विरोधी लेखन पर मुझे जितनी वाहवाहियां मिलती थी, तालियां पीटी जाती थी, वही वाहवाही जब 2014 के महज
एक डेढ़ साल बाद ही जब व्यंग लिखने लगा सत्ता विरोधी, तब इस पर तालियों की बजाय गालियाँ मिलने लगी। अब लगता है कि गालियाँ सुन-सुन कर के भी गालियों से भी नशा हो चुका है। यानी आदत में आ गया है कि गाली जितनी मिलेगी इसका मतलब है कि व्यंग बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, सही जगह पर लग रहा है। मूर्खता दिवस पर मूर्खता दिवस पर आप देखिए, आप लिखते हुए झूठ बोलने की झूठ बोलने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वो फ़ायदे गिनाते-गिनाते आप राजनीति तक कैसी मार्मिक मार करते हैं कि झूठ बोलने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं। कल्पना शक्ति बढ़ती है जो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला नेतृत्व क्षमता निखरती है, जो इस वक़्त चोटी पर पहुँचे हुए हैं, उसी झूठ के बल पर। और ये झूठ बोलने वाले समाज में एकता भी लाते हैं। कैसे? कि झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है तो वहाँ उस समय ऊंच-नीच जैसे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो झूठ के फायदे की सफलता झूठ से मिलती है, झूठ से सत्ता तक पहुँचा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो बड़ा मौजू है और जो भारत पर भी लागू होता है। जर्मनी में जो 1935 में घटित हुआ था, वो भारत में लगभग 80 8-9 दशक बाद उदाहरण बन गया है। हिटलर का चश्मदीद उदाहरण देते हैं कि झूठ के फायदे गिनाते हुए। हिटलर मीन काफ में बिग लाई यानी बड़ा झूठ पर लिखते हुए बताते हैं कि जनता छोटे झूठ पर शक करती है। जनता को विश्वास नहीं होता जब छोटे झूठ बोले जाते हैं, खास करके नेता के द्वारा। इसलिए बड़े झूठ पर कोई भी शक नहीं करता। जनता समझ जाती है कि इतना बड़ा झूठ नहीं हो सकता, खास करके जब नेता बोल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए जनता विश्वास कर लेती है। जर्मनी की सारी मुसीबतों की जड़ हिटलर ने बताई। जर्मनी की सारी मुसीबतों की जड़ यहूदियों को बता दिया गया, यहूदियों पर थोप दी गई, यहूदियों को सारी समस्याओं का दोषी घोषित कर दिया गया। और यही झूठ हिटलर के लिए हिटलर की जनता को एकजुट कर देता है। वो बराबर उनका मुख्यमंत्री, उनका प्रधानमंत्री गोएबल्स लगातार झूठ बोलता है। कहा जाता है कि बार बार झूठ सुन करके जनता को यकीन होने लगता है और वो बराबर जब कहते हैं हम सही हैं, झूठ बोल करके भी वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम धार्मिक हैं, हम जनता के हितैषी हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा देते हैं। अत्याचार, अन्याय, शोषण और लोगों की हत्याएं भी इसी झूठ के बल पर हिटलर ने जिस तरह से की। जनता उनके झूठ पर तालियां बजा लेती है। सो व्यंग्यकार सभी से अपील करता है कि आप झूठ बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए, झूठ बोलना सीखिए। झूठ बोलने के कितने सारे फायदे हैं। जब आप सफल हो सकते हैं झूठ बोलकर, जब आप सफल हो सकते हैं सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पर, तो जनता तालियां बजाती है ऐसे झूठ पर। सो व्यंग्यकार अपील करता है, ये अपील करता है, इसमें भी व्यंग निहित है। इस व्यंग को खींच कर इस गद्यांश, इस खास करके इस पेरा को वो यही खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ाते हुए मोदी तक नहीं लाते हैं। मोदी भारत के देश सत्ता तक नहीं लाते, मोदी का नाम तक भी नहीं लेते। अगर मोदी से जोड़ देते हैं तो ये व्यंग न रह करके एक लेख की शक्ल में होता। इसलिए वो हिटलर के उद्धरण को वहीं खत्म करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन व्यंग्यकार तो बात अपनी वही खत्म कर देता है। लेकिन मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर सका कि 8-9 दशक पहले जो हिटलर लगातार एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा करता हुआ जनता को एकजुट करता है। हिंदू खतरे में है, ये हिंदू एक है, जबकि हिंदुओं की कितनी जातियां हैं, कितनी जातियों में बटे हुए हैं। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, ओबीसी, हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, एक जाति दूसरी जाति को फूटी आंख नहीं देखती। शूद्र कह दिया जाता है, छुआछूत की जाती है इसी देश में। पानी तक पिया नहीं जाता। हाल की घटना सुन लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और मकान किराए पर लेने जाता है, आरएसएस वाले सबसे पहले उसकी जाति पूछेंगे। जब आरएसएस की शाखा में जाता है तब उसको जाति पता है, लेकिन जब वो किराए का मकान लेने जाता है, जब पूछ लिया जाता है कि आप कौन जात हो, आदिवासी हो, दलित हो, मेघवाल हो, बैरवा हो, जी हम आपको किराए से नहीं दे सकते।
तब जाति सामने आ जाती है। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम का नारा देने वाले भूल जाते हैं कि जब मकान किराए पर देने का अवसर आता है, जब ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हैं, तब जाति पूछी जाती है। जब शादियां होती है तब जाति पूछी जाती है। जब शादी होती है तब क्यों पूछते हैं कि आप हिंदू है, बस इतना ही काफ़ी है। हिंदू है, आपकी बेटी से शादी की जा सकती है। फिर ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, राजपूत राजपूत में शादी करेगा, और बनिया बनिया में करेगा, दलित दलित में करेगा, आदिवासी आदिवासी में करेगा। फिर हिंदू किस बात का है? हिंदू एक है, हिंदू खतरे में है। कौन हिंदू? जाति की बात करो। तो हिटलर का उदाहरण जिस तरह से दिया गया वो राजनीतिक झूठ था, और वही राजनीतिक झूठ इस देश में लगातार परोसा जा रहा है। ये व्यंग आप पढ़ करके समझ सकते हैं। सोशल मीडिया की बात की कि 25 सेकंड की रील, आप भूमिका लेखक ने लिखा है कि 25 सेकंड की रील से मनोरंजन करने वाले क्या किताब पढ़ पाएंगे? अब विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ने से बचने लगे हैं। 1 वीक सीरीज से BA कर ली जा रही है। ऐसे में कम ही पाठक बचे हैं जो किताब तक पहुंच रहे हैं। अधिकांश तो भगवत कथा में पहुंचते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कुंभ नहा रहे हैं, और फिर मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं, RSS झूठ का प्रचार कर रही है हिटलर की तरह, उस झूठ पर विश्वास करके उस झूठ को ही ओढ़ते बिचाते हैं, उसी को सच मान रहे हैं। धन्यवाद।